हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टैथ होल्डर्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर की मैनेजमेंट के बारे में, उनकी फेजेस के बारे में। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेंगू फीवर की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, वो साइन एंड सिम्टम जो हमें डिजीज़ के अंदर जो देखने को मिलते हैं वो किन किन वजह से देखने को मिलते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम एकदम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इनकी फेजेस क्या होती है और इनका मैनेजमेंट ब्रीफली हम देख लेंगे एक बार कि क्या रहता है, डायग्नोसिस कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इन फेजेस को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंदर जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो भी डिजीज़ पैथोलॉजिकल कंडीशंस अराइज हो रही है वो किन कारणों से हो रही है। तो पहला जो कारण था वो था प्लाज्मा लीकेज। क्या था? प्लाज्मा लीकेज। प्लाज्मा लीकेज मीन्स कि वेसल्स से जो प्लाज्मा, जो लिक्विड पोर्शन था ब्लड का, वो कहाँ आ रहा था? बाहर आ रहा था। दूसरा है डिस्टर्ब्ड हीमोस्टेसिस। डिस्टर्ब हीमोस्टेसिस मीन्स कि जो हमारा जो ब्लड का जो क्लोटिंग बनने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो प्लेटलेट है उनके अंदर प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री के कारण, और प्लेटलेट का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसी कारण से क्या आता है? डिस्टर्ब हीमोस्टेसिस देखने को मिलता है। और तीसरा था डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है जो ट्रीट नहीं किया गया है टाइम से, तो वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा प्लाज्मा, हैवी प्लाज्मा लीकेज के कारण किस कंडीशन में चला जाता है? शॉक की कंडीशन में चला जाता है, और उसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये तो हमने देख लिया कि पैथोलॉजी, जो पैथोजेनेसिस क्या प्रोसेस रहती है वो। अब हम डिस्कस करते हैं फेजेस के बारे में। डेंगू, जो क्लासिकल डेंगू फीवर है वो 4 फेजेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द फेब्राइल फेज, सेकेंड वन इज़ क्रिटिकल, थर्ड रिकवरी फेज एंड फोर्थ कन्वल्सन। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फेब्राइल का मीन्स क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है? फीवर आता है। ये देखिए फेब्राइल फेज, जो डेंगू की जो फेजेस स्टार्ट होती है वो आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड होती है। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मतलब इंक्यूबेशन पीरियड डेंगू वायरस किसी पर्सन के अंदर कंप्लीट करेगा, उसके बाद में क्या आएंगे? साइन एंड सिम्टम आएंगे। और साइन एंड सिम्टम आने के बाद जो फर्स्ट डे होगा, जिस दिन हमें लगेगा कि फीवर जैसा लग रहा है, तो उस डे से कौन सी फेज स्टार्ट होती है? फेब्राइल फेज। कौन सी फेज स्टार्ट होती है? फेब्राइल फेज। परसिस्ट फॉर 2 to 7 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद 2 से 7 दिन तक ये फेज क्या रहती है? फेब्राइल फेज रहती है। और उसके बाद में क्या हो जाती है? दूसरी फेज़ के अंदर चला जाता है डेंगू फीवर। तो फेब्राइल फेज़ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हाई ग्रेड फीवर विथ फेशियल फ्लशिंग। हाई ग्रेड फीवर मीन्स लगभग इसके अंदर टेम्परेचर रहता है 104 फ़ारेनहाइट। और फेशियल फ्लशिंग क्या होता है कि प्लाज्मा लीकेज के कारण हमारे फेस पे क्या रहता है? एकदम से उभरा उभरा सा रहता है, जैसे कि अंदर से कोई फ्लश कर रहा है, अंदर से प्रेशराइज और रेडनेस जैसा दिखता है फेस के ऊपर, चिक्स के ऊपर। तो उससे कहते हैं हम फेशियल फ्लशिंग। और जो किसके कारण से दिखता है? प्लाज्मा लीकेज के कारण दिखता है। बैक एक मतलब कमर में पीछे दर्द होता है, पूरी पीठ पूरे से दर्द करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सीवियर माइल्जिया और आर्थल्जिया हमें देखने को मिलता है। इसी रीजन की वजह से बैक एक होता है। इसके अंदर सीवियर बोन पेन भी होता है, सीवियर बोन पेन होता है, और इसीलिए इस फीवर को हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। कौन सा फीवर कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सीवियर बोन पेन होता है। आर्थल्जिया मीन्स कि पेन इन जॉइंट्स, पेन इन जॉइंट्स। माइल्जिया मीन्स पेन इन मसल। रिट्रो ऑर्बिटल पेन मीन्स कि हमें लगेगा कि हमारे आँखों के पीछे अंदर की ओर क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। और पॉजिटिव टोनिक्यूट टेस्ट, ये तीनों तो क्या है कि हमें जनरल पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। जो पॉजिटिव टोनिक्यूट टेस्ट है ये एक साइन है, और ये सारे क्या है? सिम्टम है। साइन है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एलिसिट करना पड़ेगा, हमें उसको असेस करना पड़ेगा। अब कैसे करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और ये है कि हिपेटिक टेंडरनेस, मतलब कि जो डेंगू का जो वायरस होता है वो किसको अफेक्ट करता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को। और लीवर की सेल्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है, तो इसको अफेक्ट करने से क्या हो जाता है? लीवर जब हम बाई मैनुअल मेथड से पाल्पेट करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? टेंडर फील होता है।
तो हिपेटिक टेंडरनेस के पीछे का रीज़न ये है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव टोनिक-वेट टेस्ट क्या है। पॉजिटिव टोनिक-वेट टेस्ट का दूसरा नाम होता है हेस टेस्ट। क्या होता है? हेस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसका और एक दूसरा नाम होता है कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारी कैपिलरीज वो कितनी फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल कैसे? क्योंकि प्लाज्मा लीकेज के पीछे का रीज़न क्या था कि जो प्लाज्मा लीकेज के पीछे का रीज़न था कि जो हमारी एंडोथीलियल सेल्स थी वेसल की, उसका फंक्शन क्या हो जाता है, वो क्या कहते हैं, सॉरी, एंडोथीलियल सेल्स का जो फंक्शनिंग होती है वो क्या हो जाती है, इम्प्रॉपर हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। इसी रीज़न से क्या होता है कि प्लाज्मा वेसल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड आ जाता है। तो किसके कारण से आता है? एंडोथीलियल इम्पेयरमेंट्स के कारण, इम्पेयर्ड एंडोथेलियल फंक्शनिंग के कारण। तो अब हम इस टेस्ट से क्या पता करेंगे कि प्लाज्मा की जो वेसल्स है वो कितनी फ्रेजाइल है, उनके अंदर से कितनी अमाउंट के अंदर लीकेज हो रही है, अगर है या नहीं है वो हम पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी परफॉर्म टेस्ट, हम करेंगे कोई बीपी कप, जो नॉन इन्वेजिव बीपी कप आता है, उसको क्या करेंगे, लेंगे और उसको बांधेंगे अपर आर्म के ऊपर अबाउट द एंटीक्यूबेटल फोसा, और उसको क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में। और कितनी देर तक? 5 मिनट तक। 5 मिनट तक बीपी कप को इन्फ्लेट करेंगे एट द अपर आर्म। और फिर क्या करेंगे हम, फिर बीपी कप को इन्फ्लेट करने के बाद हम देखेंगे कि एंटीक्यूबेटल फोसा में पटेकिए कितने बनते हैं। पटेकी क्या होते हैं? एक छोटे छोटे मैक्यूलो पैप्युलर रेसेस होते हैं। क्या होते हैं? मैक्यूलो पैप्युलर रेसेस होते हैं, कि वो कितने दिखते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कफ को, सॉरी एक मिनट, इसको कफ में, यहाँ पे कफ टाई करेंगे, डायस्टोल और सिस्टोल के बीच में इन्फ्लेट करेंगे 5 मिनट्स के लिए, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि पटेकिए कितने दिखते हैं एंटीक्यूबेटल फोसा के अंदर। अगर वो पटेकिए 10 से ज़्यादा हो पर स्क्वायर इंच एरिया, ठीक है, कितने से? 10 से ज़्यादा, 10 पटेकिए से ज़्यादा हो पर स्क्वायर इंच एरिया में, तो टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव। मीन्स कि पेशेंट को क्या है, कैपिलरी फ्रेजिलिटी है, और ये एक इंडिकेटिव है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बट एक साइन हम एलिसिट करते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि पेशेंट के अंदर प्लाज्मा लीकेज है कि नहीं है, और उसको क्या डेंगू हो सकता है कि नहीं है। वो मेन जो इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होगा वो हम डायग्नोसिस करेंगे इम्यूनोग्लोबिन डिटेक्शन से, आईजीएम और आईजीजी से, सॉरी आईजीएम आईजीजी। हाँ, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये 1 सेकेंड, हाँ, ये जो एंटीक्यूबेटल फोसा होता है, इसके अंदर हमने क्या किया, ऊपर एंटीक्यूबेटल फोसा के ऊपर हमने टाई कर लिया कफ 5 मिनट के लिए, और सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में जो प्रेशर रहेगा उस पर। अब हम यहाँ पे पर स्क्वायर इंच, सपोज दैट ये एक स्क्वायर इंच एरिया है, और इसके अंदर हम पटेकिए काउंट करेंगे। अगर ये पटेकिए 10 पटेकिए से ज़्यादा हुए तो टेस्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। मीन्स कि पेशेंट को क्या है, पॉजिटिव कैपिलरी टेस्ट है। अब क्या पटेकिए क्या होता है कि मैक्यूलो पैप्युलर रेसेस होते हैं। क्या होते हैं? मैक्यूलो पैप्युलर रेसेस होते हैं। अब ये क्या रेसेस होता है? देखिए, मैक्यूलो मीन्स उसके अंदर क्या है, कलर है, और कलर कैसे है? रेड कलर के। और पैप्युलर मीन्स कि उभार है, उनके अंदर कैसे उभरे हुए हैं, मतलब एकदम से बल्ज्ड है। कैसे हैं? बल्ज्ड। देखिए 1 सेकेंड, ये कोई रेसेस है, ये बल्ज्ड है, और इसके अंदर क्या है, कलर है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मैक्यूलो पैप्युलर रेसेस। ये पटेकिए भी एक टाइप के मैक्यूलो पैप्युलर रेसेस होते हैं। ये मतलब छोटी साइज के होते हैं। रेसेस 3 टाइप के होते हैं, पटेकिए, परप्यूरा एंड इकाइमोसिस। जो पटेकिए होते हैं वो सबसे छोटे रेसेस होते हैं, और ये हमें इस डेंगू की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो मैक्यूलो पैप्युलर रेसेस होते हैं, जो हमें अगर 10 से ज़्यादा मिल जाते हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि पॉजिटिव टोनिक-वेट टेस्ट है। ठीक है, अब हम जाते हैं क्रिटिकल फेज़ के ऊपर। हमने फेब्राइल फेज़ के अंदर देख लिया कि हेडेक होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, सारा हिपेटिक टेंडरनेस वगैरह देखने को मिलती है, और पॉजिटिव टोनिक-वेट टेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल फेज़ के बारे में। क्रिटिकल फेज़ के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट का जो फीवर होता है वो चला जाता है। पेशेंट को अब बुखार नहीं रहता है, उसका फीवर चला जाता है, और ये 1 to 2 डे आफ्टर फेब्राइल फेज़, जब फेब्राइल फेज़ ख़त्म हो गई है, मतलब कि अगर फेब्राइल फेज़ ख़त्म होगी, बुखार चला गया, उसके 1 to 2 दिन तक ये फेज़ रहती है।
फीवर तो डिसअपियर हो जाता है, बट जो प्लाज्मा लीकेज हो रही थी, जो इम्पेयर्ड एंडोथेलियल फंक्शन था, वो अब तक प्रॉपरली रिकवर नहीं हुआ है और उसकी वजह से प्लाज्मा लीकेज कंटिन्यूसली हो रही है। और प्लाज्मा लीकेज अगर कंटिन्यूसली हो रही है तो HCT जो अपना हीमेटोक्रेट काउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें कंटिन्यूसली पेशेंट का मॉनिटरिंग करनी है कि उसके जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स के अंदर, उसको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। जब फेब्राइल फेज चली जाएगी और क्रिटिकल फेज के अंदर पेशेंट आएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट का HCT काउंट है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और प्लेटलेट काउंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कम हो रहा है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ड्यू टू मॉलिकुलर मिमिक्री प्लेटलेट काउंट तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और HCT कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती है डेंगू की क्रिटिकल फेज के अंदर। एब्डोमेन पेन ड्यू टू एक्यूट लीवर डिजीज। अब लीवर के अंदर क्या हो रही थी, टेंडरनेस आ रही थी, क्योंकि जो वायरस था वो किसको इन्वेट कर रहा था, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को। तो इसकी वजह से हमें क्या एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन कैविटीज मे बी सीन इन सीवियर केसेस, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, प्लूरल एफ्यूजन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन एडवांस स्टेजेस। अब क्या होता है कि प्लाज्मा लीकेज के कारण क्या होता है कि जो ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है उसमें से लिक्विड पोर्शन शिफ्ट हो जाता है किसके अंदर, थर्ड स्पेस के अंदर। कौन से स्पेस के अंदर, थर्ड स्पेस के अंदर या कैविटीज़ के अंदर। जैसे कि अब प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है कि प्लूरल कैविटी होती है लंग्स के चारों ओर, उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है उस कैविटी के अंदर, जिस कंडीशन को हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। ये भी देखने को मिलता है बहुत सीवियर केसेस के अंदर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब पल्मोनरी एडिमा, जब पल्मोनरी कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, पूरा ब्लड एकदम लीक हो जाता है, उसकी कंडीशन से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। और पल्मोनरी एडिमा होने के कारण क्या देखने को मिलता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके साथ में हमें असाइटिस भी, अगर बहुत सीवियर, जनरली देखने को नहीं मिलता है, अगर बहुत सीवियर है तो हमें असाइटिस भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग मीन्स हमारी आइज़ के चारों ओर यहाँ पे हमें क्या एकदम फ्लशिंग या स्वेलिंग जैसा हमें देखने को मिलेगा। आगे अगर स्लाइड्स में होगा ये ऐसे पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग मीन्स कि ये जो हमारी जो पेरी ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल कैविटी है उसके चारों ओर क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ क्रिटिकल फीवर। डेंगू का कोई केस है उसके अंदर। अब क्या होता है रिकवरी फेज़ के अंदर, क्या होता है कि पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट दिया हमने, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, तो क्रिटिकल फेज़ के बाद फेब्राइल फेज़, अगर हम फेब्राइल फेज़ में ट्रीट कर लेते तो आगे क्रिटिकल फेज़ में हमें बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हमने क्रिटिकल फेज़ में अगर पेशेंट को ट्रीट कर लिया तो वो रिकवरी फेज़ के अंदर चला जाता है। अब रिकवरी फेज़ के अंदर पेशेंट के अंदर उसके जो पेशेंट की कंडीशन क्या होती है, इंप्रूव होती है धीरे धीरे, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होती है, ना कि एकदम से। क्या होती है, ग्रेजुअली एकदम से नहीं होती, ग्रेजुअली उसकी कंडीशन इंप्रूव होती है। ग्रेजुअल री एब्जॉर्प्शन ऑफ ECF, जो फ्लूइड वेसल्स को छोड़ के थर्ड स्पेस में आया था उसका वापस से क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि जो यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ था ऑर्बिटल कैविटी के चारों ओर, जो भी फ्लूरल एफ्यूजन वगैरह जो भी फ्लूइड था वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वापस री एब्जॉर्ब होने लगता है। और आइलेट ऑफ वाइट इन सी ऑफ रेड। अब जैसे जैसे कंडीशन इम्प्रूव होती है तो हमें पेशेंट के अंदर एक पैक्यूलर टाइप के दिखते हैं रेसेस देखने को मिलते हैं। ये जैसे जैसे ये आपको वाइट वाइट दिख रहे होंगे इस स्लाइड के अंदर कि ये जो वाइट वाइट रेसेस हमें देखने को मिलते हैं इन द सी ऑफ रेड। ये चारों तरफ पूरा रेड रेड है और इनके अंदर वाइट वाइट कलर के पैचेस दिखते हैं। ये क्या कहते हैं इसको, एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है रिकवरी फेज का कि अब पेशेंट क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट जो चौथे नंबर की जो कन्वल्सेंट फेज है वो सीवियर केसेस में देखने को मिलती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस, इसका कैसे करना है वो देख लेते हैं। डायग्नोसिस के लिए फर्स्ट करते हैं NS1 टेस्ट, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है ये डेंगू का। इसको क्या करते हैं हम डिटेक्ट करते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि डेंगू का जो वायरस होता है उसके अंदर, डेंगू का जो वायरस होता है उसके जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं NS, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और जैसे ही वायरस के साथ में वायरीमिया होता है तो उसकी वजह से जो NS1 है वो कहाँ आ जाता है, ब्लड के अंदर। और इस NS1 को हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हमें अगर NS1 डिटेक्ट हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को क्या है, डेंगू है। देखिए नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है एक ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ डेंगू वायरस एंड रिलीज ड्यूरिंग इनिशियल फेज। इनिशियल फेज के अंदर रिलीज होता है। बाय द डिटेक्शन ऑफ NS1 वी कैन डायग्नोस द डेंगू फॉर फर्स्ट 5 डेज। अब फर्स्ट 5 डे का क्या कंसेप्ट है वो हम आगे देखते हैं।
और दूसरे जो टेस्ट होता है वो IgM एंटीबॉडी डिटेक्शन। जो IgM एंटीबॉडी होती है वो इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स जनरेट करती है। तो अगर हमें देखने को मिलता है कि इस IgM की कंसनट्रेशन अगर बढ़ी हुई है और उसको हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, पेशेंट को डेंगू है। एंटीबॉडी नॉट डेवलप्ड जस्ट आफ्टर इन्फेक्शन, दे टेक टाइम टू अपीयर इन ब्लड। अब जैसे ही इन्फेक्शन होता है उसके तुरंत बाद एंटीबॉडी नहीं बनती है। एंटीबॉडी लगभग 7 डेज़ के बाद बननी स्टार्ट होती है। 80% पीपल के अंदर 7 डेज़ के बाद डेवलप हो जाने, 7 डेज़ को या 5th डेज़ को, जनरली 7 डेज़ के बाद ही एंटीबॉडी हमने को देखने को मिलती है। 80% पीपल के अंदर 5th डे से क्या एंटीबॉडी देखने को मिलती है। और इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जैसे 10th डे हो जाता है उसको मतलब इन्फेक्शन के, तो 99 पीपल के अंदर IgM एंटीबॉडी क्या कर सकती है, डिटेक्टेबल होती है। और 14th डे पे सबके अंदर 100% के अंदर एंटीबॉडी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट कब परफॉर्म करना मतलब सूटेबल रहेगा कि हम अगर उसको 5 दिन हो गए, अगर डेंगू इन्फेक्शन के बाद में 5 दिन हो गए हैं तो उसके बाद में हम उसको डिटेक्ट करेंगे तो वो हमें इजीली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मिल जाएगी। अगर 5 दिन से पहले अगर हम IgM टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और जो क्या है कि इकोनॉमिकली भी कंफर्टेबल नहीं होगा पेशेंट को। तो इसलिए अगर पेशेंट को इनिशियल इन्फेक्शन है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले क्या कराइए, NS1 कराइए। अगर NS1 में वो क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस NS1 में पॉजिटिव हो जाता है। अगर इन्फेक्शन को अगर उसको साइन एंड सिम्टम आते हुए 5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि अब NS1 इतना नहीं है, इससे ज़्यादा क्या सेफ रहेगा, IgM। तो हम उसको कहेंगे कि आप IgM टेस्ट करा लीजिए, तो उससे हमें कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस का पता चल जाएगा। अगर 5 दिन से पहले है तो हमें NS1 कराना है और 5 दिन के बाद है तो IgM टेस्ट कराना है। नेक्स्ट CBC के अंदर क्या एलिसिट होगा, CBC के अंदर सबसे पहले थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं ड्यू टू मॉलिक्यूलर मिमिक्री के कारण। और हमें देखने को मिलता है हीमेटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज्ड। हीमेटोक्रिट फॉल्स वैल्यू मतलब देखिए, ये कोई पेशेंट का अगर हम देखिए वेसल्स है, सॉरी ये कोई पेशेंट के जो वेसल्स है इसके अंदर से क्या होता है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से प्लाज्मा क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो फिर अंदर क्या रहेंगी, सेल्स रहेगी। और अंदर सेल्स रहेगी, अब इसमें से हम सैंपल लेंगे तो उनके अंदर RBC की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो RBC की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, SCT भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब ये रियली RBC की वैल्यू अंदर बॉडी ने नहीं बढ़ाई है, ये प्लाज्मा लीकेज के कारण बढ़ी हुई हमें मिल रही है, बाकी रियली नॉर्मल रेंज के अंदर है RBC। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ डेंगू। मैनेजमेंट इसको कैसे करना है, बेसिकली जो डेंगू का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे जैसे हम सिम्टम्स दिखते हैं उसके हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं। PCM देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं फीवर को ट्रीट करने के लिए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखते हैं, कैसे, क्योंकि प्लाज्मा लीकेज के कारण जो फ्लूइड था, जो लिक्विड पोर्शन था, वो कहाँ, 3rd कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम बाहर से क्या RL हो गया, रिंगर लैक्टिक जैसे को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं इन द केस ऑफ डेंगू। क्या, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। एडमिनिस्टर होल ब्लड एंड ब्लड कंपाउंड। अब क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, और एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन है और दूसरा क्या, हिपेटिक टेंडरनेस हमें देखने को मिलती है। उसकी कंडीशन में क्या होता है कि जो बहुत सारे जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनका फंक्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से जो FFP जैसे कहते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसको क्या करते हैं हम एडमिनिस्टर करते हैं पर्सन के अंदर। उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम है, अगर सीवियर कंडीशन है, तो FFP क्या हम करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं और ब्लीडिंग से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ब्लीडिंग से क्या करते हैं, हम उसको प्रिवेंट करते हैं। वो पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर के ऊपर हमें देखना है कि उसको हम FFP देना है या नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, अगर उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस है, तो हम क्या देते हैं, पेशेंट को FFP देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब और क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। अब देखिए, जो कोलॉइड होते हैं वो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, और क्रिस्टलॉइड होते हैं जो हम लेते हैं बाहर से, जैसे कि क्या कह सकते हैं, RL हो गया, DNS वगैरह, जो ये होते हैं सारे जो बोटल्स होती है, उनको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलॉइड। और कोलॉइड जो भी ब्लड के जो कंपाउंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोलॉइड। तो ये भी एडमिनिस्टर करते हैं इन द केस ऑफ डेंगू। थैंक यू सो मच, यहीं पे ख़त्म हो गया डेंगू का। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिफिलिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।